नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10 के लिए वर्कशीट नंबर 10 जो कि आपकी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म यानी संघवाद से संबंधित है। और इस वर्कशीट को करने से पहले ज़रूरी है आप चैप्टर नंबर 1 जो है सत्ता में साझेदारी और चैप्टर नंबर 2 संघवाद, इन दोनों को बहुत अच्छे से रीड करें अपने बुक से, तो आप इस वर्कशीट को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और ये आपकी 28 जुलाई 2020 की वर्कशीट है। ऊपर अपना नाम लिखिए, फिर टीचर का नाम लिखिए। अब संघवाद, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि शासन की दो प्रणालियाँ होती हैं। एक होती है एकात्मक शासन प्रणाली, दूसरी होती है संघीय शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार के पास होती हैं। सारी शक्तियाँ, सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास। किसमें? एकात्मक शासन प्रणाली में। और इस तरह की जो सरकार है वो श्रीलंका में है। इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें बहुमत वाले लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक लोग हैं तो उनके धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और सिंहली भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ के सिंहली भाषा बोलते हैं। अब आते हैं संघीय शासन प्रणाली। ये चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है बेटा, उसको ज़रूर पढ़ना। अब आते हैं किस पे? संघीय शासन प्रणाली पर। ये जो है बेल्जियम में, और बेल्जियम संघीय शासन प्रणाली का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें होता क्या है? इसमें आमतौर पे सरकार के 2 से ज़्यादा स्तर होते हैं। 2 से ज़्यादा स्तर पर सरकारें होती हैं। जैसे हमारे यहाँ 3 स्तर पे, सबसे ऊपर कौन सी होती है? केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, और नीचे होती है स्थानीय शासन जिसमें नगर पालिका और ग्राम पंचायत आती हैं। ज़्यादातर देशों में ये 2 स्तर पर होती है। ठीक है। इसमें जो होता क्या है, संघीय व्यवस्था में एक सरकार तो पूरे देश के लिए होगी जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं, जो राष्ट्र पूरे देश के महत्व के विषय उनको देखती है। और दूसरी होती है राज्य सरकार, जो राज्य के स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और उससे संबंधित जो भी निर्णय हैं वो राज्य सरकारें लेती हैं। और दोनों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। दोनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र होते हैं, शक्तियाँ होती हैं। ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। संघवाद यानी संघीय शासन प्रणाली की ही बात कर रहे हैं। इसमें सत्ता के बंटवारे का ही एक रूप है। ठीक है। यानी इसमें सत्ता की साझेदारी होती है। संघीय व्यवस्था, इसमें सरकार की शक्तियों को ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे के तरीके से 2 या 2 से अधिक स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, केंद्र फिर राज्य। इसमें मुख्यतः केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों के बीच शक्तियों व कार्यों का बंटवारा किया जाता है। तो किसके बीच कर लिया? केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारें, हम राज्य सरकार को ही बोलते हैं। उनमें शक्तियाँ जो है और कार्य जो होती है बांट दी जाती हैं। अब आते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं, निम्नलिखित हैं। सबसे पहली संघीय सरकार की विशेषता क्या है? 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार, जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है, प्रादेशिक सरकार होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि संविधान में प्रत्येक स्तर के सरकार की शक्तियों का वर्णन होता है कि कौन सी सरकार के कौन से काम हैं, कौन सी शक्तियां हैं। ये वर्णन संविधान में स्पष्ट रूप से होता है। तीसरा पॉइंट है एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हुए भिन्न भिन्न अधिकार क्षेत्र। मतलब ये सब केंद्र सरकार भी उसी नागरिक समूह पर शासन कर रही है और राज्य सरकार भी। इसका उदाहरण इस तरह से समझ सकते हैं, जो यूपी की जनता है उस पर जो चीफ मिनिस्टर है यानी कि वहाँ पे यूपी की सरकार भी उन्हीं पर शासन कर रही है, और जो हमारी केंद्र सरकार है वो भी उन पर शासन कर रही है। ठीक है। उनके अधिकार क्षेत्र भिन्न है, पर ध्यान दोनों को मिलकर रखना है उस जनता का। अब आते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होती है, सरकार कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब आते हैं इसका 5th नंबर पॉइंट पे, संविधान संशोधन आपसी सहमति से। अब संविधान में कुछ भी बदलाव लाने हैं, नियम कायदे बनाने हैं, तो केंद्र सरकार अकेले ये कार्य नहीं कर सकती, ना राज्य सरकार कर सकती है। दोनों मिलकर ही संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। आपसी सहमति इसमें बहुत ज़रूरी है। देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता में सामंजस्य, और इसका जो देखो, हमारा देश तो विविधताओं से भरा देश है, उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए संघीय सरकार जो है वो पूरा प्रयास करती है। ठीक है। ताकि सबकी विविधताओं को सम्मान मिले, सबको समान अधिकार मिले। अब इसका प्रश्न नंबर 1 आते हैं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर तो आपका यही है। ऊपर सत्ता के बंटवारे की जगह सत्ता की साझेदारी लिख सकते हो। ये पूरा आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2, क्या हमारा देश भी संघीय व्यवस्था वाला देश है? समझाइए।
हाँ, हमारा देश भी संघीय व्यवस्था वाला देश है, क्योंकि इसमें संघीय सरकार की सारी विशेषताएं जो हैं पाई जाती हैं। अब ये लाइन लिखने के बाद आप एक एक करके ये जो हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं हम इनको इसमें डाल सकते हैं। जैसे पहला बिंदु, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार। तो भारत में त्रिस्तरीय जो सरकार है, सरकार के 3 स्तर हैं। सबसे पहले क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर स्थानीय प्रशासन, जिसमें मैंने बताया था कौन होते हैं, ग्राम पंचायत और नगर पालिका। अब आते हैं दूसरे बिंदु पे, संविधान में प्रत्येक स्तर के सरकार की शक्तियों का वर्णन। ये दूसरा बिंदु लिखेंगे हम प्रश्न 2 के लिए। तो इसमें आएगा कि हमारे संविधान में 3 सूचियों में जो सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों और शक्तियों का स्पष्ट वर्णन है। जैसे जो संघ सूची है उसमें जितने भी विषय वर्णित हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में वर्णित जितने भी विषय हैं उन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। ऐसे तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिसमें जितने भी विषय हैं उन पर दोनों के दोनों मतलब दोनों समान रूप से कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर विवाद हो जाता है, केंद्र सरकार भी बना दे, राज्य सरकार भी बना दे, तो केंद्र सरकार की जो बात है उसका कानून जो है वो माना जाएगा। अब आते हैं इसका तीसरा पॉइंट, एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हुए भिन्न अधिकार क्षेत्र। तो भारत में एक ही नागरिक समूह पे राज्य सरकार भी शासन करती है और केंद्र सरकार भी शासन करती है, और लेकिन उन दोनों के अधिकार क्षेत्र भिन्न है। तो तीसरी विशेषता में भी हमारा जो देश है वो खरा उतरता है। अब आते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमारे देश में न्यायपालिका जो है बिल्कुल स्वतंत्र है। उसके कार्यों में ना तो हमारे देश की केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार जो है हस्तक्षेप कर सकती है। अब आते हैं चौथा बिंदु जो आपको लिखना है, संविधान संशोधन आपसी सहमति से। तो हमारे देश में जो संविधान में संशोधन है वो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों की सहमति से ही हो सकता है। ठीक है, अकेले ना तो केंद्र सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है और ना ही राज्य सरकारें। अब आते हैं लास्ट का जो पॉइंट है, देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता में सामंजस्य। और जो हमारा देश है उसकी संघीय सरकार की विशेषता ये है, इसमें इस तरह के कानून वर्णित हैं हमारे संविधान में जिससे हमारे देश की जो विविधता है और एकता है वो बनी रहे, सब में सामंजस्य हो, आपसी सहयोग हो। इसलिए सबको समान रूप से जो है वो अधिकार दिए हुए हैं। सबको समान रूप से वोट डालने का अधिकार है ना, मौलिक अधिकार सबको समान रूप से दिए गए हैं, न्याय का अधिकार सबको समान रूप से दिया गया है। तो ये हमारी संघीय सरकार की क्या है, जितनी भी विशेषताएं जितनी होती हैं वो सब हमारे देश की सरकार में है। तो इसलिए हमारी जो सरकार है वो संघीय सरकार है या संघीय व्यवस्था वाला हमारा देश है। तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, अपने शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर कि संघीय व्यवस्था वाली जो सरकारें हैं उनमें भी अंतर होता है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है कि संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती हैं। कैसे व्यवस्थित गठित होती है? एक तो पहला तरीका है कि इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र देश को साथ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाना। इसका जो उदाहरण है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसमें 2 से अधिक जो देश हैं वो सारे मतलब वो हैं आज़ाद देश हैं, स्वतंत्र देश हैं, उन सब ने मिलकर एक संगठन बनाया है, एक बड़ी इकाई बनाई है। और ये जो व्यवस्था है उनकी संघीय व्यवस्था है, देशों को मिलाकर जो बनी है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा तरीका है, इसमें बड़े देश द्वारा जो अपनी आंतरिक विविधता है, जैसे हमारा देश विविधताओं से भरा देश है, यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो राज्यों का गठन है वो भाषाई आधार पर किया गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ देश नहीं है स्वतंत्र, ये प्रदेश थे जिनको उनकी विविधता के आधार पर एक साथ संगठित किया गया। तो हमारा इस तरह का संघ है। और हमारे देश जैसा जो एग्जाम्पल है वह स्पेन और बेल्जियम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। पहला तरीका 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र देशों को साथ लाकर बड़ी इकाई बनाना। दूसरा तरीका बड़े देश द्वारा आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। पहले तरीके का एग्जाम्पल था संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे तरीका जो हमारे वो है उसमें भारत और स्पेन और बेल्जियम। ठीक है, अब आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर भी हो गया है। अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं, संघीय व्यवस्था कैसे लोगों के जीवन को अधिक खुशहाल बनाने में कारगर होती है, उदाहरण देकर समझाइए। देखो, जो संघीय व्यवस्था होती है
वो उसमें लोगों की विविधताओं का सम्मान किया जाता है, ठीक है। सबको समान अधिकार दिए जाते हैं, सत्ता में सभी की भागीदारी होती है, क्योंकि सबको वोट डालने का अधिकार होता है, अपने सरकार चुनने का अधिकार होता है, चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है, ठीक है। तो उनकी बात को सुना जाता है, और ये सारी चीज़ें होने से उनमें आपसी सहयोग व विश्वास की भावना जागृत होती है, और वो मिलजुल कर रहते हैं और एक देश की तरह रहते हैं। चाहे उनमें किसी भी जाति या धर्म की, उनके अंदर एक भावना होती है हम इसी देश के हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो देश है उसमें क्या बोलते हैं, आंतरिक जो है स्थिरता बनी रहती है। किसी तरह की जो बोलते हैं ना दंगे फसाद जातिगत, उस तरह के उस पर नियंत्रण रहता है, ठीक है। लोग अपने आप को एक देश मानते हैं, तो देश में क्या होगी, स्थिरता बनी रहेगी। स्थिरता होगी तो देश क्या होगा, खुशहाल होगा। देश खुशहाल होगा तो लोगों का जीवन भी खुशहाल होगा। तो आप इस तरह से इसके अंदर इनको पॉइंट्स में बना करके लिख सकते हैं। अब अपनी तरफ से भी इसमें अलग अलग बिंदु जो हैं वो जोड़ सकते हैं। अब आप इस वर्कशीट को पूरा कीजिए।